Assalamu alaikum ji. How is the course in sports psychology appearing to you? You are almost there now. We've done 31 lectures and we are into the 32nd lecture. Hopefully you are a mini sports psychologist by now. Your mind is sensitized to the issues. Your eyes and your mind and your mental faculties are now focused onto sports psychology, a very new and extremely lucrative career in psychology. आप जानते हैं कि साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा करियर्स हैं. Psychologists are employed in the armed forces of Pakistan. Psychologists are into teaching. Psychologists are into research for marketing, advertising. Psychologists are helping the private and the public sector, schools and universities. And now psychologists are beginning to take over and advise the area of sports in Pakistan. तो साइकोलॉजी के करियर्स बहुत ज़्यादा हैं और इनमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का करियर जो है in Pakistan it is a new emerging field, but all over the world globally it's an extremely lucrative career. इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को निहायत तवज्जो और दिलचस्पी से पढ़ रहे होंगे और आपको दिख रहा होगा कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जब इंटरनेशनल लेवल पे सर्टिफिकेशन हासिल करने के बाद प्रैक्टिकल फील्ड में दाखिल होते हैं तो वो कितने अहम काम जो है वो निभाते हैं. यही टॉपिक था हमारे पिछली 2 या 3 डिस्कशंस का, जिनमें हमने बताया था आपको कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो हैं ये इंटरवीन कैसे करते हैं और इस इंटरवेंशन के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं. हमने बताया था कि इंटरवेंशन की टेक्नोलॉजी, कंटेंट क्या है. आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो इंटरवेंशन से मुतल्लिक तो नहीं है लेकिन बहुत ही अहम टॉपिक है और उसका ताल्लुक है एथिक्स के साथ. इससे पहले कि हम लेक्चर नंबर 32 शुरू करें और एथिक्स और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में मज़ीद जानें, एक नज़र लेक्चर नंबर 31 पर. एंड लेट अस टेक ए लुक what we had done in the last lecture. We talked about intervention and we talked about what is the procedure. In that context, we discovered a few steps that the psychologists, before they can actually undertake intervention in sports. The first thing in that context we saw, who is the client? याद आया आपको? हमने कहा कि साइकोलॉजिस्ट जो है उसको अंदाज़ा ये लगाना है, देखना ये है कि क्लाइंट कौन है, क्या एक इंडिविजुअल है या टीम है या ऑर्गेनाइजेशन है. पहली बात हमने पिछले लेक्चर में ये देखी थी. दूसरी बात जो हमने देखी थी वो थी हाउ टू सेट अप द इनिशियल मीटिंग टू असेस द नीड्स ऑफ द पर्सन, द क्लाइंट. इनिशियल इंटरव्यू, इनिशियल मीटिंग का भी हमने आपको बताया था कि एक बहुत अहम मकाम है, क्योंकि इसी इनिशियल मीटिंग में ये साइकोलॉजिस्ट और क्लाइंट दोनों अपने अपने तय करते हैं कि क्या वो एक दूसरे के काम आ सकते हैं. दिस वॉज द अदर थिंग दैट वी सॉ. देन वी सॉ द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग of sports psychologists.
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द असेसमेंट प्लान। हमने आपको इस ज़िम्न में बताया था कि इसके 4 तरीके हैं, और वो क्या क्या तरीके हैं। नंबर 1 नीड्स असेसमेंट का तरीका है इंटरव्यू, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। दूसरा तरीका है परफॉर्मिंग प्रोफाइल। तीसरा तरीका है ऑब्जर्वेशन, जबकि एक्चुअली एथलीट को जाके स्पोर्ट्स एरिना में माहिर नफ्सियात ऑब्जर्व करते हैं। और चौथा तरीका असेसमेंट का क्या था कि यूजिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, यूजिंग पेपर एंड पेंसिल और अदर ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स टू असेस द नीड्स। ये हमने इस ज़िम्न में देखा था। फिर हमने आपको बताया था कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो माहिरीन नफ्सियात स्पोर्ट्स पर्सन्स को या टीम्स को सिखा सकते हैं। उस रेफरेंस में हमने आपको 5-6 चीज़ों का जिक्र किया था। याद है आपको? गोल सेटिंग हमने आपको बताया था। हमने आपको बताया था अटेंशन फोकस कैसे की जाती है और सेल्फ टॉक के ज़रिए से अटेंशन फोकस कैसे की जा सकती है। सो वी टॉक्ड अबाउट सेल्फ टॉक। हमने सेल्फ टॉक का आपके साथ पहले लेक्चर्स में काफ़ी जिक्र किया है। हमने आपको ये भी बताया था कि सेल्फ टॉक का रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक है। हमने आपको ये भी बताया था पिछले लेक्चर्स के दौरान कि सेल्फ टॉक के ज़रिए आप कैसे अपनी एग्जाम एंजाइटी को कम कर सकते हैं। तो इसी तरह से माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो सेल्फ टॉक को यानी खुद कलामी को इस्तेमाल करते हैं for the betterment of sports performance. Then we gave you these various types of intervention programs, and then finally we talked about that at the end of the season evaluation of the intervention must take place. At the end of a certain time period the evaluation of the intervention program must take place कि क्या जो माहिर नफ्सियात लोगों को बता रहा है, टीम को बता रहा है, इंडिविजुअल को बता रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को एडवाइस कर रहा है, क्या उसका कोई मुस्बत असर है? अगर है तो कितना है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और कैसे अगर उसका मुस्बत असर नहीं है उस इंटरवेंशन का तो फिर ज़रूरी है कि वो इंटरवेंशन ख़त्म कर दी जाए। ये बातें हमने पिछले लेक्चर नंबर 31 में आपसे गुजारिश की थी, और आज हम इसी से मुतल्लिक एक बिल्कुल अनोखा नया टॉपिक जो है उसको डील करने जा रहे हैं, जो कि अनोखा और नया तो है लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ही अहमियत का हामिल है। उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और दैट इज़ द टॉपिक ऑफ एथिक्स इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। मैंने आपसे अभी गुजारिश की कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एथिक्स की अहमियत जो है मॉडर्न वर्ल्ड में वो बहुत बढ़ गई है। क्या आप मेरी इस ऑब्जर्वेशन से या मेरी इस बात से एग्री करते हैं? इससे पहले कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं, आप मुझे ये बताइए, आप जानते हैं एथिक्स क्या है? और एथिक्स हम साइकोलॉजी में क्यों पढ़ें? और एथिक्स जो है वो हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में क्यों पढ़ें? क्या ताल्लुक है उसका? एथिक्स, as you know, you are absolutely right, is the right or wrong of something. If you do something, is it right or is it wrong? That is the ethics of the act. The ethical standards in sports psychology, what should they be? Should sports psychologists be ethical? देखिए, मैंने आपसे अभी गुजारिश की और मैं पहले भी लेक्चर में आपसे गुजारिश करता रहा कि स्पोर्ट्स जो है इट इज ए $1 billion फिनोमेना, बिलियंस ऑफ डॉलर फिनोमेना इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इसलिए when sports psychologists are part of this $1 billion phenomena, they have to be extremely ethical. Not because being unethical is sinful, not because
being ethical is virtuous. That of course is true. वो तो मुस्तनद बात है कि एक ethical behavior जो है वो virtuous behavior है और unethical behavior जो है वो virtuous behavior नहीं है. लेकिन उसके अलावा for practical purposes it is suggested, it is recommended, it is strongly required that sports psychologists adopt ethical behavior. आप पूछिएगा क्यों? Why should sports psychologists be ethical? If a lot of money comes their way, if they can make millions of dollars by adopting unethical behavior such as recommending forbidden drugs to athletes and sportspersons, so be it. Why should not they adopt unethical practices? If cheating, if stealing the technologies that are developed by the opponents, if all of those which are unethical practices can bring in billions or millions of dollars, well, why should not sports psychologists and sportspersons adopt those? Just because they are not virtuous? Well, let me tell you, that is true. They are not virtuous. They are wrong if they adopt those policies. But being unethical is being bad business person also. Ethical behavior pays. Unethical behavior doesn't pay. Ethical behavior leads to building up of reputations. Ethical behavior leads to an addition in the image of a person and a psychologist and a sports psychologist. Therefore, brings in more and more laurels, more and more praise, and of course, more and more money and admiration. That is why, apart from ethical behavior being virtuous, ethical behavior is a good business practice also. ये बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है. इसलिए जहां स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स या तमाम साइकोलॉजिस्ट से ये तवक्को है कि वो एथिकल बिहेवियर अपनाएं, वहां एथिकल बिहेवियर अपनाना जो है वो लॉन्ग रन में ज्यादा फायदेमंद है एज अपोज टू अडॉप्टिंग अनएथिकल बिहेवियर. आप इसको इस तरह से भी समझ लीजिए कि एक दुकानदार है, उसके पास एक्सपायर्ड कुछ मेडिसिन्स हैं. क्या वो एक्सपायर्ड मेडिसिन्स की डेट पे ब्लैक इंक लगा के उन मेडिसिन्स को बेच दे, which would be extremely unethical? Or should he suffer the loss of throwing those expired medicines into the dustbin and not selling them into the market? Well, in the short run, it appears that selling expired medicines would bring in money, but then selling expired medicines, even a small shopkeeper, would negatively affect the shopkeeper's reputation, and next time people are not going to buy their medicines from that little shopkeeper. And that is why unethical behavior is also bad practice. Not is it only a bad thing to do, it is also a bad business practice. That is also true of sports psychologists. Adoption of ethical behavior is required and it is also good business practice. बैकग्राउंड के तौर पर आप जहन में अपने लाइए, मैंने आपसे जिक्र किया था कि 1965 में रोम, इटली के शहर में एक बॉडी फॉर्म की गई थी कॉल्ड द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ISSP. याद आया आपको? आपकी स्क्रीन पे भी इसका नाम आया होगा. इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी formed in 1965 in Rome, in Italy.
That was a body of professional sports psychologists who formed themselves to oversee, to overview the functioning of all sports psychologists all over the world. याद आया आपको, हमने शुरू के लेक्चर्स में इसका जिक्र किया था आपसे. फिर हमने आपको बताया था कि इसी तरह से अमेरिका में भी ये सोसाइटी एक बनाई गई थी जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ अप्लाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, AAASP. ये सोसाइटी जो है ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट यानी नॉर्थ अमेरिका यानी USA और कनाडा की एक सोसाइटी है जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स के तमाम फंक्शंस को ओवरसी करती है. इसकी एजुकेशन क्या होगी, उसकी अपग्रेडिंग क्या होगी एजुकेशन की, उसकी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन लोग हैं जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, कौन वो लोग हैं जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट नहीं हो सकते, डिग्रीज की क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और सबसे अहम या एक अहम बात उसमें ये भी देखते हैं ये इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का एथिकल बिहेवियर जो है उसकी नेचर क्या है. इन अदर वर्ड्स, दे डिफाइन द एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स. आपको याद होगा और आपने रिसर्च मेथडोलॉजी में यकीनन पढ़ा भी होगा, और हमने भी आपसे गुजारिश की थी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ाते हुए कि जब साइकोलॉजिस्ट्स रिसर्च करते हैं और जब साइकोलॉजिस्ट्स टीवी पर आते हैं या रेडियो पे कोई तकरीर करते हैं या अखबार में आर्टिकल्स लिखते हैं या किताबें लिखते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एथिकल सोसाइटीज़ के एथिकल स्टैंडर्ड्स के तहत देखा जाता है कि क्या वो एथिकल स्टैंडर्ड्स पर पूरे उतर रहे हैं या नहीं. ये इंटरनेशनल सोसाइटीज़ या नेशनल सोसाइटीज़ का एक ये फंक्शन भी है कि वो तय करें कि एथिकल स्टैंडर्ड्स, एथिकल बिहेवियर्स क्या हैं, और जो माहिरीन नफ्सियात प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिकल साइकोलॉजी में, वो क्या एथिकल बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे. जो कमेटीज इस चीज को देखती हैं, दे आर कॉल्ड द एथिकल कमेटीज. एथिकल कमेटीज फंक्शन in all branches of psychology, whether it is related to research, whether it is related to psychologists appearing on public platforms such as TV and radio, whether the psychologists are writing for newspapers, whether these psychologists are offering advice and suggestions to advertising and marketing people. All of these things are supervised by ethical committees. And if, of course, the big issue with ethical committees these days, as in all over the world, it is these days in Pakistan and all over the world, is the issue of plagiarism. आप जानते हैं plagiarism क्या है? ये ethical committees इसको manage करती हैं. Plagiarism is when somebody else writes or conducts a research and comes to a conclusion and draws certain conclusions from that research, and then somebody else, without quoting him or that team, uses that material as his or her own. That is an example of plagiarism. Ethical societies see that no plagiarism also takes place. That is the function of the ethical committees. इसी तरह से स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में भी एथिकल कमेटीज हैं. स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के बिहेवियर को भी एथिकल कमेटीज जो हैं वो गाइड और मॉनिटर और सुपरवाइज करती हैं, और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कोई भी ऐसी चीज जो अनएथिकल है वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट उसमें ना हिस्सा लें. कोई अनएथिकल चीज स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ना करें. इस ज़िमन में 6 जनरल प्रिंसिपल्स जो हैं उनका जिक्र यहां करना जरूरी है, और यही जो है
ये एथिकल कमेटीज़ का काम है और यही है दैट वी आर एड्रेसिंग एज एथिक्स इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, competence relates to the competence of sports psychologist. It is expected of all sports psychologists to be properly educated and to continue to upgrade their knowledge and information on a continuous basis. देखिए, आज से 10-12 बरस पहले एक शख्स ने बहुत बड़ी डिग्री हासिल की, क्या वो 10-12 बरस तक उस डिग्री को अपग्रेड करने के लिए या उस नॉलेज को जो उस डिग्री के जरिए उसने हासिल की है अपग्रेड करने के लिए उसे कुछ करना चाहिए? साइंस इज नॉट स्टैटिक, नॉलेज इज नॉट स्टैटिक, साइंस इज एक्सपेंडिंग, knowledge is expanding, new horizons are coming forth. Therefore, if somebody has gotten a degree, let us say 10 years ago, today his knowledge is almost redundant. Why? Because science has advanced further. So, first principle of the ethics in sports psychology is that sports psychologists keep their knowledge and information upgraded. They bring their knowledge and information up to a point where it is of a cutting edge level, where they are aware of the latest researches, latest technologies that are available to sports psychologists. So the first ethical principle relates to the competence, and the competence relates to what? Acquisition of knowledge and upgradation of that knowledge on a continual basis. That upgradation of the knowledge may come through by a number of procedures. ये ज़रूरी नहीं है कि एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ने अगर डिग्री हासिल कर ली है तो फिर वो चंद साल के बाद दोबारा डिग्री लेने के लिए जाए, ज़रूरी नहीं है. The upgradation of the knowledge, refreshment of knowledge may come from various in-service plans, various workshops, various training programs offered by professional psychologists. आप जानते हैं, आप आज अखबार उठा के देखिए, पाकिस्तान के तकरीबन हर अखबार में आपको इश्तिहार दिखाई देंगे कि फ़लाँ होटल में फ़लाँ टॉपिक पर सेमिनार, फ़लाँ होटल में फ़लाँ टॉपिक पर वर्कशॉप, फ़लाँ पब्लिक प्लेस पे फ़लाँ टॉपिक पर एक सेमिनार या वर्कशॉप हो रही है. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दीज? दिस इज़ द पर्पस ऑफ दीज इज़ to bring the knowledge of the people who are related to the particular field, to bring their knowledge up to the level of the modern scientists, introduce to them the newest technologies, the newest ideas and concepts that have taken place in that field. So that is what is required of sports psychologists. That is the first principle of ethics in sports psychology. That is competence, to gain a certain level of confidence and to continually upgrade that level of competence. That is principle number 1. What is principle number 2? Principle number 2 refers to integrity. Integrity से क्या मुराद है कि जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स हैं वो किसी भी सूरत में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिसकी वजह से स्पोर्ट्स पर्सन्स को या स्पोर्ट्स बॉडी को या लोगों को धोखा दिया जा सके. यूजेज ऑफ बैंड सब्सटेंसेस, बैंड ड्रग्स is an example of deception, is an example of lack of integrity, and that is what sports psychologists consider the second important principle related to ethics in sports psychology. अगर किसी तरह से भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट डिसेप्शन में इन्वॉल्व हैं, और डिसेप्शन सिर्फ ये नहीं कि स्पोर्ट्स पर्सन को डिसेप्शन दी जा रही है,
या टीम को डिसेप्शन दी जा रही है, बल्कि मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, मेकिंग मिसलीडिंग क्लेम्स। अगर एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, जैसे हमने पिछली मर्तबा पढ़ा कि इंटरवेंशन प्रोग्राम्स की वजह से स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस लोगों की बेहतर हो जाती है, अगर एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ये कहे कि वो अपने इंटरवेंशन की वजह से, अपनी टीचिंग ऑफ साइकोलॉजिकल मेथडोलॉजी की वजह से एक स्पोर्ट्स पर्सन्स की परफॉर्मेंस में 90% तक इंप्रूवमेंट कर सकता है, तो दैट वुड बी अ मिसलीडिंग स्टेटमेंट एंड दैट वुड बी ए मिसलीडिंग claim, and that is unethical. Misleading people, deceiving people is lack of integrity, and it is the requirement of ethical committees. It is the requirement of the committees of sports psychology to ensure that sports psychologists attain a certain level of integrity and that they maintain that level of integrity. अब ये कैसे कर सकते हैं? स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की, they are certified by national and international committees. One stick that international or national committees may have to enforce integrity in the overall scheme of ethics is to revoke the certification of sports psychologists to practice as sports psychologists. इसको यूं भी समझ लीजिए कि जैसे वुकला को अदालत में अपीयर होने के लिए वुकला की प्रोफेशनल बॉडी लाइसेंस देते हैं, जैसे डॉक्टर्स जो हैं वो डॉक्टर कहलाने के लिए उनको ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान के रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की उनके पास रजिस्ट्रेशन हो, इसी तरह से स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की एथिकल कमेटीज जो हैं वो इस चीज़ को देखती हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के पास जो प्रैक्टिस करने के लिए सर्टिफिकेशन या लाइसेंस मौजूद है, अगर उसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कोई भी लैक ऑफ इंटेग्रिटी का मुजाहरा करता है, डिसेप्शन या मिसलीडिंग का बायस बनता है, तो फिर स्पोर्ट्स एथिकल कमेटीज के पास ये ऑप्शन मौजूद रहती है कि वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की सर्टिफिकेशन या लाइसेंस या रिकग्निशन को विड्रॉ करा लें। जैसे अगर एक वकील एथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करता अपने प्रोफेशन में, अगर एक डॉक्टर अपने प्रोफेशन में एथिकल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट नहीं करता, तो जैसे बार के पास या मेडिकल एसोसिएशन के पास ये पावर मौजूद है कि वो वकील का या डॉक्टर का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दे, बिल्कुल ऐसे ही एथिकल कमेटीज़ के पास ये ताकत मौजूद है कि वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का लाइसेंस या उनकी सर्टिफिकेशन को मनसूख कर दें, अगर वो ये समझते हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है उसमें इंटेग्रिटी नहीं है और वो दूसरों को डिसीव कर रहा है या मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स या एक्शंस कर रहा है। That is then the second principle, the principle of integrity. Let us take a look at the third principle. जैसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, all psychologists, all professional people have a responsibility to their profession and a responsibility to the pursuit of knowledge, to the science. If those responsibilities are not taken seriously by the persons related to those professions, then that becomes an unethical behavior. If a psychologist related to sports does not show professional responsibility, if he does not carry out
his duties in a most professional manner, which means that he gives his best advice. When he is hired to give the advice, then he gives his best advice, does not hold back the best advice, does not hold back anything that may be to the disadvantage of the person that he is advising. That is what is meant by professional responsibility. Then, of course, related to this also is scientific responsibility, that he does not steal knowledge from others. How can you steal knowledge? Well, plagiarism is a kind of an intellectual theft. ये शायद टॉपिक आपके लिए नया होगा, इसलिए मैं इस पे थोड़ी देर आपसे बात करना चाहूंगा. If a thief steals somebody's money, laws exist that that person who has taken somebody else's money that does not belong to the rightfully to the thief, then that person who takes away that money is a thief and is liable for punishment under the law. Plagiarism भी यही चीज है. Somebody has done the research and has written an article or has discovered something new. If somebody else steals that research without reference to the original, then that is academic theft, and that is a lack of scientific responsibility. Lack of scientific responsibility refers to not pursuing the most stringent scientific standards. The most stringent scientific standards require that whoever has discovered something in the field of science through research, through observation, that credit must be given to the person who has discovered that. That is scientific responsibility. इसमें एक और बात भी देखने वाली है साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जो बहुत अहम है और जो कुछ माहिरीन नफ्सियात नज़रअंदाज करते हैं. Let us think of a scenario where a sports psychologist knows that somebody else in the field of sports psychology is adopting unethical behavior. And that sports psychologist who knows about the unethical behavior of another sports psychologist keeps quiet. What do you think? Is keeping quiet when one person knows about the unethical behavior of somebody else, is that also unethical? Keeping quiet? Yes. Yes. That is what sports psychological associations that are internationally recognized, that give license and certification to sports psychologists, consider an important scientific responsibility, that if a sports psychologist knows about the unethical practice adopted by another person within the same field or a group of persons within the same field, it is the duty of that sports psychologist who has come to know of the unethical practices to expose that person or to expose that team of people. If the person who has come to know of the unethical behavior of others, but he or she keeps quiet on that, that is also unethical, or that is also not considered a scientifically responsible behavior. अक्सर लोग आपने देखा होगा कि वो प्रोफेशंस में इस बात का ख्याल नहीं रखते कि दूसरा उनका प्रोफेशनल कॉलीग जो है, whether that colleague is adopting unethical or ethical behavior or not. It is expected in ethics in sports psychology that if a sports psychologist becomes aware of unethical behavior
or misleading or deceptive behavior of some other person within the same field, that he or she would expose that. This is what is also meant by scientific responsibility, principle number 3 of ethical codes of sports psychology. अगला प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल नंबर 4, जैसे आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, रिस्पेक्ट फॉर पीपल्स राइट्स एंड डिग्निटी। इससे क्या मुराद है? देखिए, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है, he or she has to be an internationalist. His field of expertise is in sports arena. He must not distinguish between the male or the female, the black or the white or the brown or the yellow. If he does that, that is unethical. So principle number 4 is that sports psychologist would offer his or her best advice regardless of gender, regardless of color of skin, regardless of nationality. Whoever seeks, whoever hires a sports psychologist gives his or her best advice and consent to the person who's hired him, regardless of the gender, the race, the national background of the athlete or the team concerned. आप जानते हैं, आज से कुछ अर्सा पहले अमेरिका में इस बात पे बहुत ले-दे हो रही थी कि क्या ब्लैक्स जो हैं, आर दे इक्वल टू वाइट्स? आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में भी इस बात पे बहुत ले-दे हो रही थी कि आर ब्लैक्स, पीपल हु आर ऑफ नीग्रॉइड डिसेंट, आर दे इक्वल टू पीपल हु आर ऑफ कॉकेशियन डिसेंट? जिनकी फेयर स्किन है, क्या वो और जिनकी ब्लैक स्किन है, क्या वो एक से हैं? और आप जानते हैं कि आज से तकरीबन 40-50 बरस पहले और आज से 20-22 बरस पहले अमेरिका और साउथ अफ्रीका में blacks were considered lower, inferior human beings than Caucasians. आप जानते हैं, हमने आपको ये भी बताया था कि एक अल्जेरियन साइकेट्रिस्ट बाय द नेम ऑफ फ्रांज फैनॉन, याद आया आपको? उन्होंने जो किताब लिखी थी ब्लैक स्किन वाइट मास्क, उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे अफ्रीकन ब्लैक्स जो हैं वो वाइट्स बनना चाह रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं, क्योंकि उनको ये बावर कराया जा रहा है दैट ब्लैक्स आर इंफीरियर एंड वाइट्स और कॉकेशियंस आर सुपीरियर. And those blacks who are under the influence of this kind of a thinking, when they consider that blacks indeed are inferior, then according to Frantz Fanon, they suffer from a colonial mentality. A colonial mentality, remember, Frantz said, is considering the local, the blacks or the non-Caucasian things to be inferior, and white or Caucasian things, including color of skin and language and mannerism and culture, to be superior. Now, if a sports psychologist suffers from what Fanon calls colonial mentality, then that is unethical. That is principle number 4 of ethics in sports psychology. That is to give equal rights and equal dignity to all kinds of people related to sports, regardless of their racial background, their culture, their gender. That is what is meant by respect for people's right and dignity, principle number 4 in ethics in sports psychology. Let us take a look at the next principle. As you can see on your screen also, principle number 5 refers to concern for others' welfare.
the sports psychologist must be concerned that whatever interventionist techniques he is adopting or she is adopting are for the welfare and betterment of the person. If a sports psychologist knows or has doubts that the techniques of intervention that he or she is adopting, for instance, to bring about an improvement in the performance of the sports person, and that is to the disadvantage of the athlete, and he does not or she does not inform the athlete, or he ignores the welfare of the athlete and continues to intervene where the intervention technology might be harmful, that is an example of unethical behavior by the sports psychologist. मसलन इसकी यूं मिसाल लीजिए कि एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ये जानता है कि एक औरत या एक खातून का जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हार्ट लंग कैपेसिटी जो है, वो एक मर्द के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या हार्ट लंग कैपेसिटी से कमतर होती है बिकॉज ऑफ अ स्मॉलर स्ट्रेचर. नॉट दैट शी इज इंफीरियर, because of smaller stature. Therefore, if a sports psychologist insists that a woman must train as hard as a man, that is an example of an unethical behavior, ignoring the welfare of the sports person, in this question the woman athlete or the woman sports person. कंसर्न ऑफ वेलफेयर ऑफ अदर्स की मैं एक और एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहूंगा. लेट अस गो बैक टू द डेवलपमेंट ऑफ साइकोएनालिसिस. रिमेंबर फ्रॉइड एंड हिज सिस्टम. रिमेंबर द केस दैट ही रोट, that became an internationally famous case, that of Anna O. Remember that she was a young girl who suffered from hysterical symptoms, and Freud's senior colleague Breuer used to treat her, and as a result, and he was treating her by hypnosis. Remember all of that? We talked about that when we were talking about history and systems. And you remember also that young girl Anna O, of course it's a name which is not the real name of the person. Whenever she came out of the hypnotic trance, she expressed affection for Breuer, who was her doctor or physician at that time. And because she used to express affection and love for Dr. Breuer thought that was unethical. He shouldn't be involved in that. So he terminated the case and he gave that case of Anna O to Sigmund Freud. Remember all of that? And the same thing happened with Sigmund Freud also. Had Sigmund Freud taken advantage of the affection of Anna O, that would have been most unethical, because he would then have not taken into view the welfare of his patient Anna O. वही का वही प्रिंसिपल जो है वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे अप्लाई होता है. When sports psychologists intervene in the case of an athlete, for instance, and when that athlete improves as a result of the intervention of the sports psychologist, and when the athlete shows affection or gratitude, if the sports psychologist takes advantage of that, that is to the detriment of the welfare of the athlete, and that is unethical. बिल्कुल वही बात जो क्लिनिकल प्रैक्टिस पे एप्लीकेबल है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में भी एप्लीकेबल है कि जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट किसी क्लाइंट की जो कि एथलीट है उसकी तशक्कुर की अगर ज़रूरत से ज़्यादा बेनिफिट हासिल करता है तो दैट इज़ अनएथिकल. He is ignoring the welfare of the person.
and that is unethical. That is principle number 5. Let us take a look at the next principle, principle number 6. क्या स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या साइकोलॉजिस्ट की कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या जो रिसर्च करते हैं साइकोलॉजी में उन लोगों की कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मिसाल के तौर पर अगर एक साइकोलॉजिकल रिसर्चर जो है वो अपने डेटे को कुकअप कर लेता है, अनएथिकल, बट he does it or she does it. He interviews 500 people, and of those 500, 300 say one thing and 200 say another, but he twists the data and says 300 said this and 200 said that. Now that is of course an unethical practice in research. It may be unethical, but it may damage the society in general. When research results are twisted, the social consequences of such twisted research results are very bad for the society as a whole. And that is this element of social responsibility of researchers. Not only is it unethical in terms of cooking up the data, it is also unethical because it may reflect negatively on the entire society. And that is what is meant by social responsibility. Let us take a look of social responsibility from the point of view of the sports psychologist. Suppose the sports psychologist has discovered something and has added something new. Should he share that knowledge or should he not share that knowledge? Of course he must share that knowledge because that is for the welfare of all sports people. If he doesn't do that, that is being unethical. If he twists the results, if he adds to the results, if he lies about the results, that is another dimension of lack of social responsibility. That is what is meant by principle number 6, social responsibility of sports psychologists. हमने आज 6 चीज़ों का जिक्र किया related to sports psychology and ethics in sports psychology. हमने आपको बताया कि इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं, जो रोम में कायम हुई, या अमेरिका की या नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की जो बॉडीज हैं, या यूरोपियन बॉडीज जो हैं, हु ऑफर सर्टिफिकेशन एंड रिकग्निशन टू स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स, आल्सो एक्सपेक्ट दैट स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स फॉलो स्ट्रिंजेंटली एथिकल बिहेवियर. और वो एथिकल बिहेवियर क्या है जो स्ट्रिंजेंटली स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को फॉलो करना चाहिए, which is expected of them by the international committees, and also, as I pointed out to you, ethical behavior in the long run is good business also. That is why ethical committees expect ethical behavior, but at the individual level also, it is good business for sports psychologists to adopt ethical rather than unethical behavior. और वो कौन कौन से हैं? हमने ethical behaviors की जो इंटरनेशनल सोसाइटीज़ हमसे डिमांड करती हैं, हमसे मेरी मुराद स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से डिमांड करती हैं, वो कौन कौन से हैं? इस ज़िम्न में हमने 6 चीज़ों का आज एक रिव्यू किया था. वो कौन कौन सी 6 चीज़ें थी? नंबर 1, कॉम्पिटेंस, कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को अपनी फील्ड में कॉम्पिटेंट होना चाहिए. नंबर 2, इंटेग्रिटी, ईमानदारी उसमें होनी चाहिए. नंबर 3 हमने कहा था प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. नंबर 4 हमने कहा था कि उसको दूसरे लोगों के राइट्स और उनकी डिग्निटी का पूरा पूरा एहसास होना चाहिए और उसको तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए. नंबर 5 हमने कहा था कि उसको कंसर्न होना चाहिए दूसरों की वेलफेयर से. अगर उसको दूसरों की वेलफेयर के साथ कंसर्न नहीं है तो वो अनएथिकल है. और आखिरी बात, छठा प्रिंसिपल जो हमने एथिक्स इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आपको बताया, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. के स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी नॉलेज को न सिर्फ अपडेट करें बल्कि अपडेट करने के बाद उसको शेयर भी करें. ये 6 प्रिंसिपल्स हैं विच आर रिलेटेड टू एथिक्स इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. नेक्स्ट टाइम we will take up
a new thing. Until then, do reflect on these things. इन पे गौर कीजिए कि जो हमने आपसे आज गुजारिशात की वो किस हद तक दुरुस्त हैं और आप किस हद तक उनके साथ एग्री करते हैं. जहाँ तक मेरा ताल्लुक या किसी भी माहिर नफ्सियात का ताल्लुक है, वो इन 6 प्रिंसिपल्स के साथ 100% एग्रीमेंट में है. Take a look at these things. Do take care of yourself. Until next time, Khuda Hafiz. God be with you.